हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइन विद निखिल में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था मनसबदारी व्यवस्था, जो कि अकबर ने स्थायित्व प्रदान किया था। और दूसरा अब हम लोग देखेंगे इस वीडियो पे जागीरदारी व्यवस्था। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसका परिचय देखते हैं। तो जागीरदारी व्यवस्था की आधारशिला मुगल सम्राट अकबर ने रखी थी, ठीक है। और अकबर ने और एक की आधारशिला किसकी रखी थी, तो आपका वो था वो मनसबदारी व्यवस्था, ठीक है। वे मनसबदार जिनको राज्य की सेवा के बदले में नगद वेतन देने के बजाय राजस्व क्षेत्र, जिन्हें जागीर नाम से जाना जाता है, दिया जाता था, जागीरदार कहलाते थे। मतलब जागीर किसे कहते हैं? जागीर वह भूमि थी जो मनसबदारों को वेतन के रूप में दी जाती थी। वैसी भूमि जहाँ से उन्हें टैक्स के रूप में अपना वेतन मिले। सीधा सीधी आप इसे ये समझ सकते हैं, और इसे ही जागीरदार कहते थे, ठीक है। जागीरदारों को जब आय प्राप्त होती थी उसे जमा या जमादामी कहा जाता था। अब वो भूमि जो उनको मिला है जागीर, उनसे जो उनको आय हो रही है, उन्हें डायरेक्ट जमा कहते थे, ठीक है। जमा या जमादामी, ठीक है। जागीरदार अपने वेतन की भरपाई राज्य द्वारा प्राप्त जागीरों से राजस्व की उगाही करके कर लेते थे। अब जैसा कि मैंने कहा कि जो उनसे जागीर जो भूमि आपको मिली है, उसी से उनको जो टैक्स मिल रहा है, वही उनका वेतन था, ठीक है। मुगल प्रशासन ने भू राजस्व को इकट्ठा करने के लिए उन्हें भूमि को तीन भागों में बांटा। पहला था खलीसा, दूसरा जागीर और तीसरा इनाम। तो खलीसा वो भूमि था जहाँ से जो वहाँ का जो टैक्स मिलता था, जो वो भूमि का टैक्स डायरेक्ट राजा के या फिर बादशाह के खजाने में डायरेक्ट जाता था। ये सरकारी नियंत्रण में होता था। जागीर वह था जो जागीरदारों को अपने उस भूमि से टैक्स लेते थे, वो उनके पॉकेट में जाता था, वो जागीर भूमि थी। तीसरा था इनाम। इनाम वह भूमि था जो वैसा भूमि था जिससे डायरेक्ट अनुदान दिया जाता था। मतलब जो उपहार वगैरह जो राजा दान करते थे, वो भूमि था, ठीक है। यह सरकारी नियंत्रण पर नहीं रहता था, ठीक है। अब जागीरदारों को अपना खर्च तथा सेना के रख रखाव के लिए दी जाने वाली जागीरें कई श्रेणियों में विभाजित थी। अब मतलब एक श्रेणी में नहीं था जागीर, उनका कई सारी आपका श्रेणियां में विभाजित किया गया था। तो मुगल शासन के अधीन भू राजस्व के लिए दी जाने वाली जागीरें निम्न श्रेणियों में विभाजित थी। अब ऐसा नहीं है कि एक ही श्रेणी में सबको मिला दिया गया है, आपको इसमें भी विभिन्न विभिन्न श्रेणियाँ थी। अब ये श्रेणियाँ क्या कही जाती थी, इनका क्या नाम था, इन्हें मैं पॉइंट में आप लोगों को बता दिया हूँ। तो जो जागीर वेतन के रूप में जागीरदारों को दी जाती थी, जो मतलब जागीरदारों को दी जाती थी जो वेतन, उसे कहते थे जागीर ए तनख्वाह, ठीक है। तनख्वाह से याद कर सकते हैं, किसी को मंथली पेमेंट तनख्वाह ही मिलता है, तो सीधा जागीरदारों को जो पेमेंट मिलती थी उसे जागीर ए तनख्वाह के नाम से जाना जाता था। और यदि किसी व्यक्ति को सशर्त कोई जागीर प्रदान की जाती थी, मतलब सशर्त मतलब आपको शर्त के अनुसार हम ये ज़मीन दे रहे हैं, उसको कहते थे मशरूत जागीर। क्या कहते थे? मशरूत जागीर के नाम से जानी जाती थी। इनाम जागीर उन जागीरदारों को प्रदान की जाती थी जिनके पास ना कोई कार्य होता था और ना ही कोई पद। मतलब वैसे जो जागीर दिए जाते थे, वैसे भूमि उनको दिए जाते थे जिनके पास कोई कार्य नहीं होता था या फिर उनके पास कोई पद नहीं होता था, ठीक है। वैसे जागीर को क्या बोलते थे? तो इनाम जागीर कहा जाता था। अब वतन जागीर वैसे जागीर थे जो स्थानीय स्वायत्त शासकों और जमींदारों को उनके अपने ही क्षेत्र के प्रदान की जाती थी। अब क्या हो गया, मान लीजिए गांव में, तो राजा वहाँ गांव में जाके तो नहीं पैसा देते रहेगा कि लो इतना पैसा लेके तुम अपना काम काज करो। उन लोगों को जो जागीर दी जाती थी उनको वतन जागीर कहते थे, और उसी से वही लोग अपना जो टैक्स वगैरह होता था, जो गांव के लोग जो टैक्स देते थे, उन्हीं से उनका अपना काम काज चलता था, ठीक है। तो इस प्रकार मुगल काल में जागीरों की श्रेणियां को निर्धारित करके एक पूरी व्यवस्था बनाई गई। तो 4 श्रेणियों में पूरा बांट दिया गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इस व्यवस्था को उन लोगों ने बहुत ही अच्छे से चलाया, और जो मुगल प्रशासनिक व्यवस्था अथवा मुगलों की सैन्य आवश्यकता को पूरी कर सकते थे, ठीक है। जागीरदारी व्यवस्था मुगल प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ के रूप में विकसित हुई। अब इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य कहा गया कि रीढ़ के रूप में, मतलब कोई भी व्यक्ति का अगर रीढ़ खराब है तो वो चल ही नहीं पाएगा। इसीलिए अकबर ने इस व्यवस्था को रीढ़ कहा है, ठीक है। जागीरदारी व्यवस्था को लागू करने के पीछे मुगल रणनीतिकारों की यही सही मंशा थी कि सैनिकों के रख रखाव तथा उनके वेतन आदि की व्यवस्था ठीक तरह से की जाए। अब इसलिए ये जागीरदारी व्यवस्था को इसलिए लाया गया था कि सैन्य व्यवस्था को अच्छा से वेतन मिल सके और सेना में भ्रष्टाचार ना फैले और वे लोग अच्छे से रह सके,
ठीक है। और इसके साथ ही भू राजस्व एकत्रित करने में कर्मचारियों और सैनिकों पर जो भारी भरकम रकम व्यय की जाती थी, जो अन्य कठिनाइयां उत्पन्न होती थी, उन सभी से छुटकारा प्राप्त हो गया। अब क्या होता था कि एक ही बार में पूरा जो टैक्स दिया जाता था, सारे से टैक्स सॉरी जो वेतन दिया जाता था सैनिकों को, वो बहुत ही ज़्यादा भारपूर्ण था शासक के ऊपर या फिर सम्राट के ऊपर। और ये जागीर से क्या हुआ कि इसके ये भार कम हो गया। अब भू राजस्व पहले की अपेक्षा सुगमता पूर्वक एकत्रित किया जाने लगा। ठीक है। इससे क्या हुआ कि आपका सबको डिफरेंट डिफरेंट जागीर दे दिया है, अब अपना सब जागीर से काम चला रहा है। ठीक है। अब जागीरदारों पर प्रशासनिक नियंत्रण। अब आप जागीर तो दे दिए, उसमें कुछ तो नियंत्रण होना चाहिए ना। ऐसा होगा कि भूमि से अपना मन चाह कर ले रहा है और अत्याचार कर रहा है लोगों पर कि तुम इतना दो, इस भूमि पे तुम रह रहे हो। अब तो बादशाह तो देखने नहीं जाएगा कौन कितना टैक्स ले रहा है, इसीलिए प्रशासन का उसमें भी नियंत्रण होना जरूरी था। ठीक है। तो जागीरदार हालांकि अपने क्षेत्र में पूरी तरह से स्वतंत्र थे, किंतु सरकार उनके ऊपर फौजदार के माध्यम से जो जो उन पे नज़र रखता था, उनका एक पोस्ट था, उसका नाम था फौजदार के माध्यम से वहाँ पर नियंत्रण रखा जाता था। अर्थात मुगल सम्राट का जो स्थानीय प्रतिनिधि होता था वही उन पर नज़र रखता था। तो ये मुगल सम्राट का ये स्थानीय प्रतिनिधि होता था जिसे फौजदार कहते हैं। इसके अतिरिक्त सवानिया निगार भी जागीरदारों के लेन देन का हिसाब किताब अपने बही खाता में रखता था। तो इसके द्वारा और एक व्यक्ति था जिसका पोस्ट था सवानिया निगार। ठीक है। और जागीरदारों के ऊपर काजी के माध्यम से न्यायिक नियंत्रण रखा जाता है। अब मान लीजिए कोई भ्रष्टाचार ज़्यादा कर रहा है तो उसमें न्याय भी तो होना चाहिए, तो काजी उसको न्याय व्यवस्था को देख रेख करता था। ठीक है। काजी न्यायिक कार्यों पर नियंत्रण के साथ साथ जागीरदार के भू राजस्व संग्रह पर भी निगाह रखता था। अब काजी का और एक काम क्या था, न्याय तो व्यवस्था वो देखता ही था, मगर साथ ही साथ जागीरों पर भी वो देखता रहता था कि कौन कैसा भू राजस्व ले रहा है। अगर कोई पकड़ाता था तो उसे न्यायिक हिरासत में लिया जाता था या फिर सम्राट के पास उसे पेश किया जाता था। तो बेसिकली जागीरदारी व्यवस्था यही थी कि आपका जो मनसबदारी व्यवस्था थी उसमें जो कि वेतन प्रदान किया जाता था उसे ही जागीर कहते थे। जागीर मतलब एक भूमि हो गया जिससे आपको वहाँ से टैक्स लेना है और उसे अपने साथ रखना है और अपना कार्य करना है। इसमें सम्राट का कोई आपका भागीदारी उतना नहीं जा रहा था, उसका टेंशन कम हो गया इसको व्यवस्था को लाकर, और इसी से उन्होंने एक भारी भरकम जो अपना टेंशन था उसको कम कर दिया जागीर व्यवस्था को लाकर। तो आशा करता हूँ कि आपको जागीरदारी व्यवस्था अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको अच्छे से अगर समझ में आई, अगर आपको कहीं ना कहीं ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको और भी कुछ वीडियो, आप किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए, मैं आप लोगों को उस टॉपिक पे वीडियो ला दूंगा। सो थैंक यू।